हेलो दोस्तों। चैप्टर नंबर है 10 गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, मुझे लगता है, दो, डेफिसिट और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बाकी चीजें मैं आपको चैप्टर को थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक होकर और थोड़ा सा इलोबरेटिव वे में समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाते समय थोड़ी सी हेल्प। सबसे पहले, गवर्नमेंट बजट लोकसभा में इशू होता है। सेंट्रल जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसे हम यूनियन बजट बोलते हैं फरवरी मंथ में, और फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में इशू करते हैं। ये सारी बातें जो फैक्चुअल बातें जो डिस्कस हो गई। अब अपन डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट बजट बनाते समय अपने को कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। उससे पहले गवर्नमेंट बजट का मीनिंग। गवर्नमेंट बजट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोज एस्टिमेटेड, अपन आने वाले साल के लिए बना रहे हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ फिजिकल ईयर। अब एस्टिमेटेड है, इसीलिए ध्यान देना, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बात नहीं, आने वाले सालों में कहां खर्चे करने और कहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसको हम लोग कंपोनेंट वाइज गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। इसमें सबसे पहला कंपोनेंट होता है रेवेन्यू और कैपिटल बजट। सबसे पहला होता है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में वो ट्रांजैक्शन आते हैं जो असेट और लायबिलिटी दोनों को इंपैक्ट करते हैं, वेयर रेवेन्यू बजट में असेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट नहीं करते हैं। कैपिटल बजट में दो सबसे बड़े मेजर ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसमें पैसे का आउटफ्लो हुआ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनकी असेट बढ़ गई या फिर उनकी लायबिलिटी कम हो गई। एग्जांपल के लिए, अगर गवर्नमेंट ने लैंड परचेस की, लैंड अगर परचेस की, तो इससे उनकी क्या बढ़ गई दोस्तों? असेट बढ़ गई। और अगर अगर उन्होंने लोन जो पहले लिए थे वो अगर वो पे ऑफ कर रहे हैं, तो इससे उनकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम। अब डिस्कस करते हैं कैपिटल रिसीट्स। भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्चे की बात हो गई। ऐसे एसेट और लायबिलिटी को इंपैक्ट करने वाले ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे आ तो रहे हैं लेकिन लायबिलिटी एसेट को इंपैक्ट कर रहे हैं, उसमें है कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, या तो असेट को वो कम करते हैं या लायबिलिटी को बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, अगर हम लोन ले रहे हैं, लोन लिया तो भैया पैसा आया तो, लेकिन क्या क्रिएट करके चले गया? लायबिलिटी। इसलिए वो रिसीट्स तो है, लेकिन कौन सी रिसीट? कैपिटल रिसीट, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर हमने डिज इन्वेस्टमेंट किया या हमने गवर्नमेंट के शेयर्स या गवर्नमेंट की एसेट सेल कर दी, तो इससे हमारी एसेट्स क्या हो गई दोस्तों? कम हो गई। या फिर इसका एक और एग्जांपल है, लोन हमें जो हमने स्टेट गवर्नमेंट को दिया था वो आ गया वापस, तो लोन हमें वापस मिल गया। तो जो हमारे डेटर खड़े थे वो डेटर अब हटा दिए जाएंगे, दैट इज, इससे क्या हुआ? असेट कम हो गया। ये दोनों ही एग्जांपल में असेट कम हो रहे हैं। तो जो भी ऐसा पैसा जिससे हमारे कंट्री के, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की एसेट कम होती हो या लायबिलिटी बढ़ती हो, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स के तीन सोर्सेस हैं, बोरोविंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरोविंग मतलब एक्सटर्नली या इंटरनली जब गवर्नमेंट लोन लेती है तो उससे उनकी क्या बढ़ जाती है? लायबिलिटी। इसलिए किसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल रिसीट्स का। रिकवरी ऑफ लोन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या किसी यूनियन टेरिटरी को लोन दिया होगा, अब आने वाले साल में उससे पैसा आने वाला है, वो लोन पे ऑफ होने वाला है, सामने वाला लोन वापस करने वाला है, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरी हुआ। आ तो रहा है कैपिटल रिसीट्स, तो सॉरी रिसीट तो हो रहा है, लेकिन इससे क्या कम हो रही है? अपनी एसेट कम हो रही है, क्योंकि वो डेटर खड़े थे। तो अगर मैं लिखूंगा यहां पर, तो एसेट क्या हो रहे हैं? कम। और डिसइन्वेस्टमेंट, मैंने अभी बताया, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है जब पीएसयू अपने शेयर्स किसको सेल कर देती है? प्राइवेट सेक्टर को, तो उससे जो पैसा आता है वो रिसीट तो है, लेकिन ये कैपिटल रिसीट इसलिए होता है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के बदौलत भी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कम हो जाती है? एसेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं वो बजट के बारे में जिन ट्रांजैक्शन से असेट और लायबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये रेगुलर इन नेचर होते हैं, और इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इनको क्या बोला जाता है? अनअवॉइडेबल खर्चे। जो डेली खर्चे हैं, सैलरी प्रोवाइड करना, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे, ये सारे जो इंटरेस्ट, सब्सिडीज, ये जो ऐसे खर्चे जो डेली रेगुलर नेचर के हैं, रिकरिंग नेचर के। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ना तो असेट पे इंपैक्ट पड़ता है ना तो लायबिलिटी पर, या इसको ऐसे किया जा सकता है,
ना तो ये एसेट को बढ़ाता है, ना तो ये लाइबिलिटी को कम करता है। अब रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट की वो रिसीट्स है जो उनको डेली कलेक्ट हो रही है या रेगुलर नेचर में कलेक्ट हो रही है। रेवेन्यू रिसीट से ना तो एसेट कम होती है, ना लाइबिलिटी बढ़ती है। रेवेन्यू रिसीट्स के दो सोर्सेस होते हैं। पहला होता है टैक्स सोर्सेस, जो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन से आने वाले पैसे हैं उनको हम लोग कहां रख देते हैं, टैक्स रिसीट्स में। अब टैक्स रिसीट में होते हैं दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स भैया इनकम और प्रॉपर्टी पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। ध्यान से समझना, डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल और कंपनी के इनकम और प्रॉपर्टी पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स किसी पर भी लग सकता है। डायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे, लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन टू पे डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन पे रहती है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे सेम पर्सन, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स के केस में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स में जो लाइबिलिटी टू और बर्डन टू पे रहता है वो डिफरेंट पर्सन पे होता है, इसकी वजह से वहां पर बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां पर बर्डन शिफ्ट हो सकता है। अब ध्यान से समझते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। वैसे तो टैक्स रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के नॉन टैक्स रिसीट में 9 आइटम है, मैं आपको मेन समझा रहा हूं 3। एस्चीट, एस्चीट मतलब होता है जब कोई भी ऐसा इंसान जो प्रॉपर्टी बना लिया लेकिन उसके पास कोई भी विल, हायर, वसीयत नहीं लिखी गई है, दैट इज उस प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे लेती है, ऑक्शन करती है, वहां से जो पैसा आता है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स होता है। फिर आते हैं फॉरफीचर में। गवर्नमेंट ने किसी भी फैक्ट्री, इंडिविजुअल को अगर किसी भी टाइप का कोर्ट ऑर्डर, चाहे वो कंप्लायंस ऑर्डर हो या किसी भी टाइप का फुलफिलमेंट काम दिया गया है, अगर वो पूरा नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में उनकी एसेट को सीज किया जाता है, और सीज करने के बाद उनसे जो कंपनसेशन हम लोगों को मिलना है वो हम लोग फर्म से निकलवा लेते हैं। स्पेशल असेसमेंट, अगर आपकी लैंड या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, आपके जहां पर लैंड और प्रॉपर्टी की वैल्यू के बाजू में डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से एप्रिशिएट हो जाती है, तो गवर्नमेंट आपसे उस प्रॉपर्टी के बाजू में जहां पे उनका गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रहा है उस पे जो खर्चा हो रहा है वो आपसे लेंगे। तो सर एप्रिशिएटेड वैल्यू से लेंगे कि जो एक्चुअल वैल्यू थी, नहीं, जितना चेंज आया एप्रिसिएशन उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं, बहुत माइन्यूट परसेंटेज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का डेफिसिट। डेफिसिट में 3 डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट वो डेफिसिट है जो गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे भी नहीं मीट कर पाने पर सामने आता है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन हो रहा है रेवेन्यू रिसीट्स। अब अगर आप अनअवॉइडेबल खर्चे भी मीट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी ये क्या शो हो रही है, इनएबिलिटी। भैया ये वार्निंग सिग्नल है, या तो खर्चों को कम कर लो या तो अपनी रिसीट्स को क्या कर लो भैया, इंक्रीज कर लो। अब ऐसा भी हो सकता है कि रेगुलर खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को फोन करे और बोले रेलवे को, और बोले फाइनेंस को, और बोले कुशल मंत्रालय को, लेबर डिपार्टमेंट को कि थोड़ी सी है तुम्हारी सेविंग है ना, हमें यूज करनी है क्योंकि हमारे पास रेगुलर खर्चे करने के लिए भी पैसा नहीं है। इसका मतलब सेविंग ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी जा सकता है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि हमें बोरोविंग करनी पड़ सकती है, और अगर हम बोरोविंग कर रहे हैं इसका मतलब हम किसके पास जा रहे हैं, कैपिटल रिसीट, क्योंकि पैसा आएगा तो, लेकिन लायबिलिटी बढ़ जाएगी। रेमेडी क्या है, रेमेडी है भैया एक्सपेंडिचर कम कर लो या फिर इंक्रीज कर लो रेवेन्यू रिसीट्स को, लेकिन ये काम आसान नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। फिस्कल डेफिसिट में हम बेसिकली कैलकुलेट ये कर रहे हैं कि इस साल टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंटेज आपने बोरोविंग लेकर फुलफिल किया है। अब भैया उसके कुछ इंप्लीकेशन आएंगे, क्योंकि अगर बोरोविंग है तो दिक्कत तो है। बोरोविंग की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उसमें 2 अमाउंट होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट होता है और एक इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होता है। अगर बोरोविंग ज्यादा हो रही है
इसका मतलब इंटरेस्ट अमाउंट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट दोनों बढ़ रहे हैं। तो बोरोइंग ली, लायबिलिटी बढ़ी, प्रिंसिपल अमाउंट, अब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होती, और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे प्रिंसिपल अमाउंट पे ऑफ नहीं होने वाला। इसका मतलब बोरोइंग ली आपने तो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इसका मतलब ये गैप बढ़ेगा, विल लीड टू क्या दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट। और अभी आपने पढ़ा रेवेन्यू डेफिसिट के लिए आप क्या लोगे, बोरोइंग, और अगर बोरोइंग ली तो फिस्कल डेफिसिट क्या आएगा, ज्यादा, और अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा आया इसका मतलब वापस से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, उसे बोलते हैं डेट ट्रैप। अगर बोरोइंग लेते रह गए तो भैया फ्यूचर में ग्रोथ कब करेंगे, हमारा पूरा पैसा तो बोरोइंग को पे ऑफ करने में जा रहा है, और अगर हमको इंटरनली हमको पैसा ना मिले तो हमें एक्सटर्नली जाना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल मार्केट पर हमारी क्रेडिबिलिटी गिर रही है, हमको दिख रहा है कि हम लोग फॉरेन डिपेंडेंसी ज्यादा कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज आपको लोन देने में थोड़ी हिचकिचाएगी, हेजिटेट करेगी। लास्ट है इन्फ्लेशन। भैया देखो, अगर गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग चूज किया, क्या चूज किया, डेफिसिट फाइनेंसिंग, और डेफिसिट फाइनेंसिंग में होता है न्यू करेंसी प्रिंट करना, और आपको पता है जब न्यू करेंसी प्रिंट होती है ना तो फिर वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है, और मनी सप्लाई विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो सर फाइनेंसिंग डेफिसिट को, सॉरी फिस्कल डेफिसिट को कहां से फाइनेंस करेंगे, भैया सिंपल सा काम है, बोरो कर लो, बोरोइंग कर लो, या फिर नए प्रिंट कर लो नोट्स को, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। लास्ट डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि आपने इस साल जितनी बोरोइंग्स ली उसमें से कितना खर्चा पिछले साल के बोरोइंग पर जो इंटरेस्ट निकला वो चले गया। इसे एक बार, इस साल जो आपने बोरोइंग ली उसका कितना पोर्शन आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पर चला गया, जो इंटरेस्ट किस पर है, जो आपने पिछले साल बोरोइंग ली थी। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट अगर बच रहा है तो इसका मतलब वो क्या बच रहा है पता है, बोरोइंग का वो पार्ट अब जो अदर एक्सपेंडिचर के लिए बचा है, तो जितना कम बचेगा उतना अदर एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो पाएगा, इसका मतलब जितना कम बचेगा उतनी दिक्कत है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। मेरे को लगता है ये दो बहुत ज्यादा मैंने देखे हैं, खास करके रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा मैंने इसे देखा है। तो सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया देखो, गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जब भी वो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं तो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर, यस वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। अगर आने वाले साल में मोदी जी को लगता है कि 2024-25 के बाद हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्री या बैकवर्ड एरिया पे ज्यादा फोकस करेंगे, मतलब उनको टैक्स कंसेशन देंगे, उन लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगे, ताकि कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा सा पुश मिले। अगर उनका आने वाले ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, तो गवर्नमेंट, मोदी जी डिसीजन लेंगे कि कुछ गुड्स तो गवर्नमेंट को खुद बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भैया, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि वहां पर कौन इंटरफेयर नहीं कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रहा है, इसीलिए वहां पर डायरेक्टली उन्हें घुसना होगा। दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। भैया जो लोगों के बीच रिच और पुअर का जो 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 गैप है ना, इसको अगर ठीक करना है, इस इनइक्वालिटीज को हटा तो नहीं सकते, रिड्यूस करना है, तो रिच पर टैक्स लगाइए और उससे जो पैसा आएगा उसे कहां खर्च कीजिए, पुअर पर खर्च कीजिए, ताकि इनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पुअर की वो ठीक हो, और जो इनइक्वालिटीज है, जो इनके बीच गैप है, वो थोड़ा सा क्या हो सके दोस्तों, रिड्यूस हो सके। तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है सर, जब कंट्री में सिचुएशन क्या चल रही हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, तब इकोनॉमिक है या इकोनॉमी है वो ना इनस्टेबल चल रही। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के केस में क्या कर सकते हैं भैया, इन्फ्लेशन अगर है तो टैक्स बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर को कम कर दो। अगर हम टैक्स बढ़ा देंगे तो भैया क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, अगर लोगों की परचेसिंग पावर कम हुई तो वो खर्चा नहीं कर पाएंगे। डिफ्लेशन के केस में टैक्स को कम कर दो,
टैक्स को कम कर दो और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, ताकि मनी सप्लाई बढ़नी चाहिए। टैक्स कम करने से जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी और एक्सपेंडिचर बढ़ाने से डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। लास्ट में है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब होता है गवर्नमेंट को बैकवर्ड एरिया या फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिसाइड किए जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट को ना टैक्स इंसेंटिव देने चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स सब्सिडाइज रेट में रॉ मटेरियल देने चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट में इंडिजीनियस मशीनरीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो एरिया डेवलप हो सके और उन एरिया से भी जीडीपी में ग्रोथ हो सके। इसी के साथ मैं समझा देता हूं रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। मैंने अभी जो समझाया कि अगर आप अर्बन एरिया पे ही बहुत ज्यादा फोकस करते रह गए तो फिर ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ज्यादातर सिर्फ अर्बन एरिया ही डेवलप होते रहे और बैकवर्ड एरिया डेवलप ही नहीं हो पाएगा। तो हमें रीजनल ये जो डिस्पैरिटी है, बैकवर्ड एरिया एकदम अंडर डेवलप्ड है, अर्बन एरिया बढ़ते जा रहा है, इनके बीच को गैप को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को हो सकता है ऐसे डिसीजंस लेने पड़े। और लास्ट, जब भी गवर्नमेंट बजट बनाते समय मोदी जी ये सोचते हैं कि अगले साल मैं जितनी भी कच्ची सड़कें मैं उनको पक्की सड़कें करवा दूंगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख पक्के मकान बनाए जा रहे हैं, तो पक्के मकान बनाने के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी ना। तो गवर्नमेंट बजट में भी ध्यान ये रखा जा सकता है क्या अगले साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो उस हिसाब से भैया पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आओ। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ठीक चल रहा है तो उस हिसाब से पॉलिसी और प्रोग्राम्स लेके आओ। मैं आप लोगों को समझा देता हूं, गवर्नमेंट बजट यहां पे खत्म हो चुका है। जब भी आप गवर्नमेंट बजट रिवाइज करें, ट्राई टू फोकस मोर ऑन डेफिसिट वाला पार्ट, पहचानने वाला पार्ट कि ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, असेट लायबिलिटी पे इंपैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और ऑब्जेक्टिव्स के पहले 3, रीअलोकेशन, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आता है तो आपके 6 नंबर आपके जेब में है। आई होप मैंने जो भी चीजें कवर की हैं ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। थैंक यू दोस्तों।